हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करवा दिया था। हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एटॉमिक साइज ऑफ द लैंथेनॉइड्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ओके, सो नाउ एटॉमिक साइज में हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। आयनिक रेडियस में क्योंकि लैंथेनॉइड्स में जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो सबके ऊपर हम +3 चार्ज मान के ही करेंगे। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम La3 पॉजिटिव टू Lu3 पॉजिटिव। लैंथेनम क्योंकि प्रॉपर्टीज में थोड़ी रिजेम्बलेंस रखता है ब्लॉक से, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे है ये डी ब्लॉक का, ठीक है। तो लैंथेनम 3 पॉजिटिव से ल्यूटियम 3 पॉजिटिव तक साइज में कैसे वैरायटी है इसमें, और एक La से लेके Lu में कैसी वैरायटी है। ये एटॉमिक रेडियस हो गई, ठीक है, और ये आपकी रेडियस है दैट इज नोन एज आयनिक रेडियस, ठीक है। तो बेटा इनके अंदर जब आप ऊपर से नीचे चलोगे, जैसे मैंने लिखा है, या फिर आप क्योंकि ये तो लाइक सामने सीरीज की तरफ है, तो अगर आप La से Lu की तरफ जाओगे तो इन 14 एलिमेंट्स में जो साइज है वो लगातार घटता है, ठीक है। विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शन आपको साइज जो है वो लगातार डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। पर ये जो डिक्रीज है इन 14 एलिमेंट्स में साइज के अंदर, ये बड़ा ही कम होता है। यूं समझ लो कि 183 पिकोमीटर से, चलो सीरियम देख लीजिए आप, क्योंकि जो डी ब्लॉक का है ना, 183 पिकोमीटर से और यहां तक जो साइज आएगा वो आपका 172 पिकोमीटर ही है। मतलब 10-11 पिकोमीटर का ही डिफरेंस आया बस। 14 एलिमेंट्स का साइज चेक कर लिया हमने। सीरियम से लेके आप ल्यूटियम तक जब जाओगे तो एटॉमिक रेडियस घटती जरूर है, पर ये जो घटना है, ये जो डिक्रीज है, ये काफी कम है। और पूरे 14 एलिमेंट्स का साइज अगर मैं चेक करूं इनकी रेंज, तो सिर्फ 11 पिकोमीटर का डिफरेंस हमें देखने को मिला, ठीक है, इनमें, ठीक है। रेगुलरिटी इनमें भी है, लेकिन एक दो छोटे छोटे एक्सेप्शन है इसमें। अगर मैं आयनिक रेडियस के बारे में बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम 3 पॉजिटिव टू Lu3 पॉजिटिव, तो आयनिक रेडियस में बिल्कुल सारी की सारी रेगुलरिटीज है, इसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 103 पिकोमीटर टू 86 पिकोमीटर। आयनिक रेडियस में एकदम सही रेगुलरिटी है कि लगातार साइज घटेगा, कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं है। साइज यहाँ पे भी बेटा कम ही घटेगा, बहुत ज्यादा नहीं घट रहा। जैसे आप 103 से अगर आप 86 के बारे में बात करोगे तो बहुत ज्यादा, वही 15-17 पिकोमीटर के आसपास आपका डिफरेंस है। तो 14, ठीक है, तो मतलब डिक्रीज जरूर होगा, बट जो साइज डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इन केस ऑफ आयनिक रेडियस इट इज वेरी रेगुलर डिक्रीज। अगर आप जैसे ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो साइज आपको लगातार घटता हुआ जो है वो नजर आएगा। किसके बीच में? जैसे आयनिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया, बिटवीन आयनिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइज लगातार जो है वो घटेगा, और इस चीज को हम बोलते हैं द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द रेगुलर डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ लैंथेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ लगातार साइज का घटना लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में इज नोन एज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सारी चीजों का रीजन होता है, कई चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये साइज इतना रेगुलर घट रहा है, प्लस में जो इनमें डिफरेंस है दो एलिमेंट्स के बीच के साइज का, वो इतना कम क्यों है। कहीं 1 पिकोमीटर का फर्क पड़ा दो एलिमेंट्स में, कहीं सेम है, कहीं 2 पिकोमीटर का फर्क पड़ा, तो इतना रेगुलर डिक्रीज और इतना कम डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको वैसे थोड़ा बहुत हमने डी ब्लॉक में भी डिस्कस किया था। कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। भाई अगर मैं बात करूं सीरियम की 58, देन 59, देन आप लगातार इस चीज को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो एटॉमिक नंबर है 71 तक आपका चलता रहेगा। मतलब सेम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ऐड हो रहे हैं। दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज।
और न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा उसके इंक्रीज होने का मतलब है साइज विल डिक्रीज, साइज में डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस बहुत ही टाइटली पकड़ के रखेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी तरफ खींचेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज जो है बेटा वो लगातार घटेगा, आपका साइज विल डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे आप एक एक एटॉमिक नंबर को क्रॉस करेंगे 58 से 59, एक यूनिट जो आपका है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, 59 से 60 में एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ जाएगा, फिर 70, 71, 72, तो एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, जिस हिसाब से हमें लगता है कि जो साइज है वो घटना चाहिए। ठीक है, तो घट भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दूसरा फैक्टर भी काम करता है। लेंथेनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है 1 by 1 वो 4f के अंदर ऐड होता है, पहले 4f1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ऐसे होता है, और f का जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना बेटा वो सबसे कमजोर है, मतलब f ऑर्बिटल की शेप कुछ ऐसी है कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली ढक नहीं पाता। अब 4f के पीछे कौन है भाई, 4f के पीछे है 5d और 5d के पीछे 6s, 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर 6s को ढकने का काम तो 5d करेगा, 5d मेरे पास कहीं 0 है और कहीं 1 है, तो 5d के इस एक इलेक्ट्रॉन को कौन ढकेगा, दैट इज 4f। ठीक है, पर 4f का जो इफेक्ट है ना शील्डिंग और स्क्रीनिंग वो तो बड़ा ही कमजोर है, तो ये समझ लो कि ये जो 4f की अंदर इलेक्ट्रॉन है 1 2 5 7, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली ढक नहीं पाते, अपने पीछे छुपा नहीं पाते। इसका मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी न्यूक्लियस से बहुत टाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे, तो न्यूक्लियस इनको भी बड़ा टाइटली पकड़ के रखेगा। ठीक है, एक तो 1 by 1 हम उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटना चाहिए। ठीक है, दूसरा फैक्टर, जो इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ऐड हो रहे हैं वो 4f सब शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं, और 4f सब शेल का जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट वो बड़ा ही कमजोर है। इसका मतलब वो अपने पीछे वाले 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन ढक नहीं सकता, नहीं ढक सकता तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सीधे निशाने पे होते हैं और न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है साइज जो है बेटा वो मतलब सिकुड़ता है, कम होता है। तो मतलब देखो स्क्रीनिंग वाला फैक्टर भी यही करता है साइज घटना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला भी फैक्टर यही कहता है साइज घटना चाहिए, और ओवरऑल आपका रिजल्ट यही आता है द साइज विल डिक्रीज। अगर ये 4f ना हो कि कोई दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते, जैसे मान लो ये s के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे होते, p के अंदर जा रहे होते, तो s और p वाले अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ढकते और इलेक्ट्रॉन ढकने की वजह से साइज बढ़ता, तो एक फैक्टर कहता साइज बढ़ रहा है, एक फैक्टर कहता साइज घट रहा है, थोड़ा एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते, पर यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस कर ही नहीं पा रहा न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी कहता है भाई साइज घटेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर है, ये भी यही कहता है कि साइज घटेगा, तो दोनों मिलके एक ही चीज को फेवर करते हैं, एंड फाइनली द साइज विल डिक्रीज। ठीक है, तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा ही कुछ कुछ देखने को मिलता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी। आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैंने फर्स्ट जो 3D सीरीज थी स्कैंडियम से लेके जिंक तक, बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं थी साइज के अंदर, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी साइज इतना ही जो है वो ज्यादा बहुत बल्क में नहीं गैप आ रहा, दो एलिमेंट्स के बीच में कम है, माना इससे तो थोड़ा ज्यादा है पर वैसे कम है। उनका कारण है जो यूं समझ लीजिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही समझो एक, क्योंकि जब आप d के इलेक्ट्रॉन्स में 3d से 4d आओगे, 4d से जब तुम 5d आओगे तो तुम f के इलेक्ट्रॉन्स के गुजर के आओगे, f के इलेक्ट्रॉन्स को पास करके आओगे ना, तो वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, जिस वजह से साइज में आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जो एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, सीबीएसई कई बार पूछती है उसको 3 नंबर में, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस से मेरा मतलब है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और उसके प्रभाव क्या क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से कहां कहां ये फर्क डालता है। तो अब हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये 3 नंबर में पूछा जाएगा बेटा एक साथ क्वेश्चन, और इसका तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला है डिफिकल्टी इन द सेपरेशन, डिफिकल्टी इन द सेपरेशन। किसकी सेपरेशन में डिफिकल्टी,
मान लो आपके पास 7 और 8 कैटाइन आपस में मिक्स हो गए लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की, 7-8 कैटाइन आपस में मिक्स है, तो उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा इन लेंथेनॉइड कैटाइन्स के साइज में सिमिलैरिटीज है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो साइज से रिलेटेड होती हैं, तो इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको आइडेंटिकल मिल सकती हैं, सिमिलर मिल सकती हैं। ठीक है भाई, एलिमेंट्स को साफ करना तब आसान होता है जब वो अलग अलग प्रॉपर्टी के हो, अलग अलग साइज के हो, अलग अलग गुण हो उनमें। जब उनके साइज और उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर हो तो ऐसे एलिमेंट्स को साफ करना मुश्किल है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में अगर आपके पास आपस में मिक्सअप हो गई है लेंथेनॉइड कैटाइन्स आपस में, ठीक है, और आप उनको अलग अलग करना चाहते हो तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, because similarity in the size can leads to the similarity in some properties and that's why they are difficult to separate. तो आप इनको कैसे सेपरेट करेंगे? by ion exchange method. You can separate by ion exchange method. ion exchange method में हम क्या करते हैं, हम इनको हाइड्रेट करवाते हैं हर आयन को। ठीक है, जो 3 पॉजिटिव कैटाइन है जितनी भी अवेलेबल है आपके पास मिक्सचर में, उन सबको हाइड्रेट करवाते हैं। तो हाइड्रेट करने के बाद वो क्या कर लेती हैं, अपने ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेती हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो हाइड्रेटेड हो जाती हैं। तो जितनी छोटी कैटाइन होगी वो उतनी ही ज्यादा हाइड्रेटेड होती है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर फिर हम उनको आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट करते हैं। यूजुअली किसी नॉर्मल मेथड से सेपरेट करना क्या है बेटा, आसान नहीं है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, पहली कॉन्सिक्वेंसेज। सेकेंड जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आप पढ़ चुके हो डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, कि 4D और 5D के जो एलिमेंट्स है उनका साइज सिमिलर है, जबकि होना ये चाहिए था कि 4D से जो 5D के एलिमेंट्स हैं उनका साइज बड़ा होना था, क्योंकि शेल बढ़ रही है। पर जैसे जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज जो है लगभग सेम है, जिरकोनियम इज 160, हॉफनियम इज 159, नायोबियम और टेंटेलम का तो सेम ही है 146। ठीक है, तो कारण क्या है? अगर भाई जिरकोनियम के नीचे आपके पास HF है, नायोबियम के पास आपके पास टेंटेलम है, तो इनका साइज तो बढ़ना था सॉरी, इनका साइज तो इंक्रीज होना था। शेल बढ़ रही है, फिर साइज इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जब तुम इससे इसके अंदर आओगे तो एक्चुअली में तुम 14 एलिमेंट्स जो है वो लेंथेनॉइड के गुजार के आओगे, समझ रहे हो। इससे इसमें आने के बाद आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्रॉस किया, आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्रॉस किया और आपने एक्चुअली में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी क्रॉस किया, क्योंकि जो 14 एलिमेंट उठ के गए ना लेंथेनॉइड के, वो इनके बीच में से गए हैं। सेम नायोबियम और टेंटेलम में से भी जो 14 एलिमेंट्स उठ के गए हैं वो किसके गए हैं बेटा, दैट इज ऑफ लेंथेनॉइड। और ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, जो उन एफ इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है, उस वजह से साइज लगभग जो है वो बढ़ नहीं पाता। क्यों? देखो, शेल का बढ़ना, भाई ये अगर 4D शेल है तो ये 5D, फोर्थ और फिफ्थ शेल, साइज बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल का बढ़ना कहता है कि साइज बढ़ना चाहिए, पर अभी हमने देखा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ऊपर से 4F का स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी कमजोर है, तो वो कहता है साइज घटना चाहिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि साइज घटेगा, बढ़ी हुई शेल कहती है कि साइज बढ़ेगा, और ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और साइज लगभग सिमिलर ही रह जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। जैसे इनके दोनों में सिर्फ 1 पिकोमीटर का फर्क है, इन दोनों का तो एकदम ही सिमिलर है, दैट इज 146 पिकोमीटर। पर इससे ऊपर जो वेनेडियम है उसका 122 है, देखो 122 से 142 हो गया ना, सॉरी 46, पर इसका भी 146 और इसका भी 146, क्योंकि वेनेडियम से नायोबियम में कोई लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स जो 14-15 है वो नहीं आती, कोई एफ की पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलती, पर यहां देखने को मिल रही है, जिस वजह से ऐसा है। ठीक है, तो हो सकता है आपको कोई 2 एलिमेंट्स का सेट देख के वो पूछ ले कि बेटा इन दोनों के साइज में सिमिलैरिटी क्यों है, किस लिए है, 1 नंबर में, तो आप लिखोगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ध्यान कर लेना कि वो एलिमेंट 4D और 5D सीरीज के हो तो, या वो सीधा भी पूछ सकता है कि बेटा जो 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज है उनके एलिमेंट्स के अंदर साइज में सिमिलैरिटी है, वाई, तो 1 लाइन में ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर वो डिटेल पूछे तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। ओके, तो देखिए अब इसके थर्ड एंड द लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस। The third consequences is effect on the basic strength. Effect on the basic strength
ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बना लिया सीरियम की हाइड्रोक्साइड, थ्राइस वही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलेंगे बेटा, एंड इट इज ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें पता है कि साइज घट रहा है लगातार जब हम सीरियम से और ल्यूटिटियम की तरफ जा रहे हैं, तो साइज घटेगा तो इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो बेटा क्या हो जाएगा, देखो साइज विल डिक्रीज तो बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, और जो इनका कोवलेंट कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीज। तो बेसिक कैरेक्टर, साइज डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज एंड द कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, आप इसको यूं भी समझ सकते हो, जब हम सीरियम से ल्यूटिटियम की तरफ जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा और इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, साइज से रिलेट करता है। कैसे, जैसे मैं आपसे ये कह दूं बेटा NaOH और KOH में से कौन ज्यादा बेसिक है, तो KOH इज मोर बेसिक देन NaOH। व्हाई, क्योंकि देखो OH ज्यादा बेसिक वो होगा जो जल्दी से OH नेगेटिव रिलीज कर देगा। जल्दी से OH नेगेटिव कौन रिलीज करेगा, जिसके Na और OH या K या OH के बीच का बॉन्ड कमजोर होगा। भाई जिसके बीच का बॉन्ड कमजोर हो जल्दी देगा। अब बॉन्ड कमजोर किसका होता है, जिसका बॉन्ड लंबा हो। अगर सोडियम ये और OH नेगेटिव ये है, तो पोटेशियम ये और OH नेगेटिव ये है, इसका साइज बड़ा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ी है, इसकी कम है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है बजाय इसके। ठीक है, तो ये रीजन होता है बेसिक कैरेक्टर का साइज से रिलेशनशिप का। ओके, तो जैसे जैसे तुम सीरियम से ल्यूटिटियम की तरफ जाओगे, OH जो थ्राइस है उसके साइज पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो तो सब में कॉमन है, पर एलिमेंट का साइज घट रहा है। एलिमेंट का साइज घट रहा है, इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट रही है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर घट रही है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब टूटेगा मुश्किल से टूटेगा तो OH नेगेटिव मुश्किल से रिलीज करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेज है। 3 नंबर में सीबीएसई इसको कई बार पूछ चुकी है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट इट्स 2 कॉन्सिक्वेंसेज। तो 2 नंबर में 2 कॉन्सिक्वेंसेज और 1 नंबर में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, सो नाउ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं है अपने सिलेबस में, पर कुछ कुछ बातें हैं, कुछ फिजिकल कुछ केमिकल, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ज्यादातर ही लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो है वो सिल्वरी अपीयरेंस देते हैं, मतलब जैसे चांदी दिखती है ना, ज्यादातर का कलर सिल्वरी होता है, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पाए जाते हैं। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स विद सिल्वरी अपीयरेंस। 1-2 एक्सेप्शन मिल जाएंगे, जैसे जो सेमेरियम है वो काफी ज्यादा हार्ड है, उसकी हार्डनेस को आप स्टील से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका ठीक है, मतलब हाई ही कह सकते हो, रेंज इज अबाउट 1000 to 1200 केल्विन, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1000 से 1200 केल्विन के आसपास है, अच्छा खासा है। सेमेरियम का इससे भी ज्यादा है, वो 1600 केल्विन के आसपास तक जो है वो पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल टिपिकल मेटल्स। भाई लेंथेनॉइड में सारे के सारे मेटल हैं, सो दे हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में भी इनके बेटा बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम ही भी नहीं है। इनकी डेंसिटी लगभग वेरी करती है फ्रॉम 6.77 to 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में स्कैंडियम की सबसे कम थी 3 के आसपास, इरिडियम और ऑस्मियम की काफी ज्यादा थी 21-22 के आसपास, तो इनकी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा आपको हाई वैल्यू भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, कलर की बात करें कि इनके जो कंपाउंड्स है वो कलर है कि नहीं, तो बेटा कलर कंपाउंड होने का तो सीधा सा कनेक्शन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं उस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। अगर उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, एफ में, ठीक है, तो वो है बेटा कलर। अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड तो फिर वो कैसा मिलेगा आपको, कलरलेस मिलेगा। ठीक है, अब रंग कैसा है वो तो आप नहीं बता सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि किस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, तो हम थोड़ा आइडिया बता सकते हैं कि इस कलर की मिट्टी होगी। ठीक है, पर हाँ इतना जरूर बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट से कि ये जो आयन है सॉलिड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में ये कलर्ड होगी या फिर कलरलेस होगी। एक और चीज इंटरेस्टिंग है बड़ी ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो ये है कि कुछ आयनिक स्पीसीज का, कुछ कैटायनिक स्पीसीज का जो कलर है ना वो आपको सेम देखने को मिलेगा। किस केस में सेम देखने को मिलेगा? इन केस ऑफ एक्सएफ इलेक्ट्रॉन
एंड 14 माइनस एफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो यहाँ पे एफ में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4f में 3 इलेक्ट्रॉन, 4f में 3, मतलब x की वैल्यू मैंने 3 मान ली, और यहाँ पे 14 माइनस में 3 11 इलेक्ट्रॉन है f में, मतलब 4f 11। तो इनका आपको जो रंग है ना वो सेम मिलेगा। लैंथेनॉइड में ये चीजें इसको ध्यान रख लेना कि x f इलेक्ट्रॉन्स और 14 माइनस में x f इलेक्ट्रॉन्स का रंग आपको सेम मिलेगा। अगर ये x मान लो मैं 2 मान लू तो 4f2 और यहाँ 14 में से 2 घटा दो 4f12, इनके कलर में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। अगर वो मैं 4 मान लू तो देखो 4f4 तो 14 में से 4 गए तो 4f10, इनके कलर के अंदर आपको क्या देखने की मिलेगी बेटा, सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। बाकी आपको एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। नंबर आपको याद है 10th क्लास से ही। कॉन्फ़िगरेशन लिखना कल मैंने सिखा दिया था, तो उसमें हमें आउटर की ही जरूरत पड़ती है बेटा, वही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से कभी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह निकालना, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये पता करना। तो डाया पैरा पता करने का तो बेटा वही क्राइटेरिया है जो हमने डी ब्लॉक में पता किया था। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान अगर किसी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन इट इज पैरामैग्नेटिक, अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं देन इट इज नोन एज डायमैग्नेटिक। बट इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना इतना आसान नहीं है जितना कि डी ब्लॉक का था। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज म्यू इज इक्वल टू n प्लस में 2। हमने इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कंसिडर करके मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था, बाकी हमने इग्नोर किया था उसको, ऑर्बिटल मोशन वगैरह। लेंथेनॉइड्स में तुम ऑर्बिटल मोशन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि लेंथेनॉइड्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वहां पे दोनों मोशन कंसिडर करने पड़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूम रहा हो वो भी, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूमते हुए न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है तो भी। तो इन एलिमेंट्स के लिए आप सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं हो सकते बेटा, ठीक है। इसके लिए हम अलग से एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप एक्चुअली में स्पिन को और ऑर्बिटल मोशन दोनों को कंसिडर जो है वो करेंगे, s+1। अब यहाँ पे ये जो s दे रखा है इट इज नोन एज द स्पिन क्वांटम नंबर। वैल्यूज आपको पता है ना, +1 में पढ़ा था, -½ या फिर जो +½ है वो हो सकती है, प्लस l+1 एंड बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है बेटा एंड इट इज नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। एल जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब इलेक्ट्रॉन के दोनों मोशन कंसिडर करने आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते वक्त, स्पिन वाला भी और ऑर्बिटल वाला भी, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इग्नोर नहीं कर सकते ऑर्बिटल मोशन को। डी में हमने इग्नोर किया था ऑर्बिटल मोशन को और स्पिन ओनली वाले फॉर्मूले से निकाला था। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मोशन मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह निकालना तो अपने सिलेबस में नहीं है, पर आप इतना जरूर ध्यान रखना कि मैं इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकती लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है। ओके, चलिए आगे देखिए बेटा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये मेटल्स है तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इनकी लो ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑल लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इज जनरली लो। इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू लगभग 600 किलो जूल पर मोल के आसपास रहती है, और जो इनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो रहती है 1200 किलो जूल के आसपास, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। और इस डाटा के अंदर ये कैल्शियम को रिजेंबल करता है क्योंकि कैल्शियम की भी पहली और दूसरी इसी रेंज के अंदर है, तो मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही आप इनकी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट फुल्ली फिल्ड मतलब F14 हो रहे हो या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड दैट इज F7 हो रहे हो, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कम भी देखने को मिल जाएगी। तो इट इज नॉट सो कि हमेशा ही इस रेंज में मिलेगी, कई बार जो थर्ड है वो भी कम हो जाती है ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ और फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। दे आर ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, दे आर ऑल गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही मेटल हैं, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, सब कैटाइन्स बनाएंगे, तो मतलब ऑक्सीडेशन अच्छा करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन अच्छा करेंगे सो दे विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अगर मैं इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करूं, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, रिडक्शन कर रहे, ये अपनी M3 पॉजिटिव
एक्वस से में 3 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहे हैं M के अंदर। समझ रहे हो, ये इक्वेशन हम फॉलो कर रहे हैं दैट कोई भी मेटल लेंथेनॉइड अभी आपका 3 पॉजिटिव एक्वस 3 इलेक्ट्रॉन लेके मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो सारे के साथ जो 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट है उनकी रेंज है बेटा -2.2 से -2.4 वोल्ट के आसपास। ठीक है, अगर मैं जैसे इसकी ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करूं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गई इनकी 2.2 से 2.4, जो कि ठीक ठाक है। इसका मतलब इनमें ऑक्सीडेशन करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर रिडक्शन करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नेगेटिव में इनकी वैल्यू अच्छी खासी है। इसका मतलब दे विल नॉट प्रिफर रिडक्शन, दे विल प्रिफर ऑक्सीडेशन। तो इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा ही नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बेटा ये अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते, क्योंकि अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए चार्ज और जो साइज का रेशियो है ना वो मैटर करता है। मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो साइज है ना लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का वो डी ब्लॉक एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, कंपैरेटिव पीरियड में अगर हम देखें, इस वजह से दे आर नॉट वेरी गुड एट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छे कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इनके ऊपर चार्ज तो अच्छा है +3, ठीक है, बट इनका साइज बड़ा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज घटेगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है बेटा वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, ये अब तक हमने आपको कुछ फिजिकल बिहेवियर जैसा समझाया है। अब हम बात करते हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बड़े सिंपल है, जैसे बाकी कोई मेटल किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेंथेनॉइड भी वैसा ही करेंगे। बस आप लेंथेनॉइड का कोई भी कंपाउंड बनाने के दौरान इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको जो कंपाउंड बनाना है वो उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाना है, दैट इज इन द +3। तो बहुत सी सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं लेंथेनॉइड को Ln से रिप्रेजेंट कर रही हूं। Ln कोई एलिमेंट नहीं है, Ln से मेरा मतलब है कोई भी लेंथेनॉइड एलिमेंट है। अगर मैं उसको हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाऊं, अब ये मेरा जो X है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो वो बना लेगा बेटा सीधा हैलाइड। फॉर्मूला हो जाएगा LnX3। दिस X कैन बी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिंपल रिएक्शन है भाई, डायरेक्ट क्लोरीन के साथ करेगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन के साथ करेगा फ्लोराइड, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं लेंथेनॉइड की किसी एलिमेंट की कार्बन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मेटल रिएक्ट विद कार्बन एट वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 2800 केल्विन के आसपास, टू फॉर्म कार्बाइड। मेटल की कार्बाइड बनेगी। इसमें फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला तो आपका ये हो सकता है, जैसे मेटल कार्बाइड के अंदर Ln3C। इसका मतलब यहाँ पे मैंने जो कार्बाइड है उसके अंदर देखो चार्ज आपका क्या बन जाएगा, LnC का मतलब है कि इसका तो आपने माना 3 माना और इसका आपने यहाँ पे 1 मान रखा है। ठीक है, या आप इसको यूं कह सकते हो कि आपने इनमें से 3 को कॉमन ले रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है। Ln2C3 ये फॉर्मूला हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे जो कार्बन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो ले रखा है। LnC2 भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कार्बाइड के फॉर्मूले में आपको वेरिएशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं Ln को किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करूं तो डाइल्यूट एसिड के साथ ये सॉल्ट बना लेगा। भाई H2SO4 है तो सल्फेट, HCl है तो क्लोराइड, और प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी बेटा, लिबरेट। अगर मैं किसी भी लेंथेनॉइड एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं सो इट विल फॉर्म लेंथेनॉइड ऑक्साइड। वो एलिमेंट जो भी है उसकी ऑक्साइड आप बना दीजिए। अगर आप इनकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो दे विल फॉर्म नाइट्राइड। अब N के ऊपर -3, Ln के ऊपर +3, फॉर्मूला बन गया। अगर आप इनके सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो दे विल फॉर्म सल्फाइड। ठीक है, फॉर्मूला बनाते जाओ, इनके ऊपर +3 मान के जाओ। अगर आप इनके वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। जैसे कोई भी नॉर्मल मेटल रिएक्शन करता है ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करते हैं। इनके ज्यादातर कंपाउंड आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मान के इनका फॉर्मूला बनाना है। मैंने Ln लिखा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, समैरियम है, यूरोबियम है, कुछ भी है आपका, जो गैलोडीनियम है, जो भी आप सिंबल लेना चाहें और उसके बाद इसके कंपाउंड बना दें।
दीजिए। ओके, सो नाउ इन ऑल लेंथेनॉइड टॉपिक आपके पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स। ओके, तो उसको कर लेते हैं, फिर आपका लेंथेनॉइड कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स, तो बेटा बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का, यूजुअली प्योर स्टेट में तो ऐसा कोई खास यूज नहीं है। एक एलॉय बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दिस इज मिश मेटल। मिश मेटल इज एन अलॉय मेड अप ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। यूजुअली इसमें 95% के आसपास लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं और इसका इंपॉर्टेंट यूज है, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें लगभग 50% तो बेटा सीरियम होता है, 40% इसमें लेंथेनम होता है, और जो बचा हुआ जैसे आपके पास 5% आयरन है, 5% आयरन, और उसके बाद भी जो 5% बच गया उसके अंदर सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, तो ये अलॉय है दैट इज नोन एज मिश मेटल। लगभग 90% के आसपास और लगभग 95% के आसपास आपको लेंथेनॉइड एलिमेंट्स मिलेंगे, दैट इज सीरियम एंड लेंथेनम। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस एलॉय को हम मैग्नीशियम के साथ मिक्स करते हैं टू मेक ए पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय, ठीक है। यूजुअली मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम मिश मेटल एलॉय को यूज करते हैं, और मैग्नीशियम और मिश मेटल एलॉय को मिक्स करके एक और एलॉय बनाते हैं, दैट इज नोन एज पायरोफोरिक एलॉय। ठीक है, क्यों? क्योंकि पायरोफोरिक एलॉयज वो होती हैं जो रगड़ खाने पे अपने अंदर से स्पार्क प्रोड्यूस करती हैं। ये वो एलॉयज हैं जिनको आप अगर थोड़ा सा रगड़ोगे तो इनमें से स्पार्क जनरेट होता है। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक लाइक बुलेट शेल्स वगैरह बनाने में, जैसे जो गोलियां होती हैं, बुलेट्स होती हैं, उनके जो शेल वगैरह बनाने में हम इनको यूज करते हैं, तो वहां पे मिश मेटल एलॉय का जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा लेंथेनम की जो बेटा ऑक्साइड है, लेंथेनम की ऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉर पॉलिशिंग ग्लास। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, तो लेंथेनम की ऑक्साइड को हम ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बनाने में, ग्लास वगैरह बनाने में भी जो है बेटा वो यूज करते हैं। सीरियम की जो सल्फेट है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सीरियम की जो सल्फेट है दैट इज नोन एज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिसेंटली कुछ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के बारे में पता चला है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द लेजर टेक्निक, जो आंखों पे से आप चश्मा हटाने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, उनमें भी कुछ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को यूज किया गया है। ठीक है, कुछ ऑप्टिकल ग्लास वगैरह बनाने में, लाइक क्रूक लेंसेज बनाने के अंदर भी हम लेंथेनॉइड, ये जो ऑक्साइड है, इसको जो है वो यूज करते हैं। बट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज बेटा मिश मेटल। इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन द लेंथेनॉइड टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे द एक्टिनॉइड्स। ओके बेटा।